हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑल दी सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वाले हिंदी मीडियम वाले, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड वाले बच्चे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए। आपको वहां पर बढ़िया वाली क्वालिटी वाली हिंदी मीडियम की पढ़ाई कराई जा रही है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर नोट्स चाहिए हैं तो भाई आइए हमारी वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको क्लास 6 से क्लास 12 बहुत बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा अपन एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13, 14 5 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं अटेम्प्ट। और अगर आपने इसके प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वो प्लीज देख लेना। आपको थोड़ा सा मैं जिस्ट दे देता हूं, थोड़ा सा आपको मैं एक व्यू दे देता हूं कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या, क्योंकि भैया अप्लाई तो हमें वही करना है इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो होता क्या है कि अगर हमसे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये होता है सर इसका मतलब, ठीक है। अगर ऐसी चीज पूछी जाए तो हम डायरेक्टली इंडिपेंडेंट इवेंट्स ई एंड एफ के लिए लिख सकते हैं। अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ई और एफ, तो उनके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सर ये लिखा जा सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये तब हो सकता है जब ई और एफ दोनों आपस में क्या हो सर जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। मतलब ई के होने से एफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ के होने से ई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि भैया दिए गए इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो समझ जाना जैसे ए और बी आपको इंडिपेंडेंट दिए गए हैं, तो आप लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट है तो आप लिख सकते हो, या फिर आपको ऐसी लिखी हुई चीज मिल जाए तो आप उल्टा कह सकते हो। भाई मान के चलो मैं आपको लिख कर दे दूं कि यार मेरे पास एक एक्स इवेंट है, एक वाई इवेंट है, और उसके बाद मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ये मैंने आपको लिख कर दे दिया। अब ये क्या है सर? ये एक्स और वाई बिल्कुल इसके जैसा है, ई और एफ के जैसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। इसका मतलब आप कह सकते हो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10 पे। अ डाई इज थ्रोन, जैसे डाई को फेंका गया, सैंपल स्पेस लिख लो। सर जी सैंपल स्पेस हमने लिख लिया, सैंपल स्पेस डन है। हाँ जी सर। तो सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करेंगे। सर जी क्या है सैंपल स्पेस? डाई की बात हो रही है तो सैंपल स्पेस रहेगा, अच्छा ट्वाइस तो नहीं है, और डाइस थ्रो नहीं है, ट्वाइस नहीं है, तो वही यही आएगा 1 2 3 4 5 6। बस ये सैंपल स्पेस का मतलब ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। आपका आपने काम क्या किया? डाई को फेंका, डाई को फेंका तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, बस यही आ सकते हैं। इन सब का सेट बना दो, आपका बन जाएगा सैंपल स्पेस। आगे चलते हैं सर, ठीक है, डन। अब इन्होंने ये कहा फाइंड इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक ई इवेंट है और ई क्या कह रहा है? ई कह रहा है नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 सर, डन। अच्छा एफ भी एक इवेंट दिया गया है सर, ठीक है। एफ क्या है सर? ध्यान से सुनिएगा जी सर, एफ भी हमें एक इवेंट दिया गया, एफ बी एन इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज इवन, नंबर इज इवन, ठीक है सर, नंबर इज इवन। लिख लो बेटा, प्रॉपरली लिख लो तमीज से, ठीक है सर। क्या पूछा है? देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। भैया पता करो ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है क्या? देखो सुनो, अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट होंगे, ध्यान से सुनना भाई, इफ ई एंड एफ
दो इवेंट्स हैं आर इंडिपेंडेंट। अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ध्यान से सुनना जी सर, इंडिपेंडेंट, अगर ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू इनके पर्सनल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट, है ना, इनका, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, पीई इंटू पी एफ। डन है सर? हाँ, ये है भाई, हिसाब किताब पूरा समझो, ठीक है। तो अगर हमने ये शो कर दिया, अगर हमने ये शो कर दिया तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये शो करने में हम कामयाब रहे तो, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो अपना कुल मिला के चेक अपन को बस यही करना है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है। चलो आओ चेक करते हैं, ठीक है, डन। तो सबसे पहले बेटा अपन कन्वर्ट कर लेते हैं किसको बेटा, ई और एफ को सेट में, ठीक है सर। ई क्या है, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स बस ये है 3 and 6, है ना, वो जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो अपन ने लिख लिया सर 3, 6, ठीक है बेटा। एफ का मल्टीपल कौन है सर, एफ का मल्टीपल मतलब एफ क्या है, एफ है नंबर इज इवन, इवन मतलब 2, 4, 6, ठीक है सर, 2, 4, 6। डन है सर? हाँ डन है। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए सर, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो भाई कॉमन 6 आ रहा है सर, कॉमन बस, ठीक है, 6 लिखा। डन? यस सर। अब हम सबसे पहले LHS ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो RHS आ जाएगा। देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आएगा सर, इजी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला होता है, नॉर्मल सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई इंटरसेक्शन एफ में एक नंबर है बस एक, यानी ये आएगा सर 1, और सैंपल स्पेस में 6 है तो ये आया 1/6, यानी अपना LHS क्या आया बेटा, अपना LHS आया अपना 1/6, याद रखिएगा, ठीक है सर। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डन है क्या? हाँ जी सर डन है। नेक्स्ट, अब अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मतलब RHS निकालना है तो PE और PF निकालो, ठीक है सर, PE और PF निकाल दें। चलो PE निकाल दें सर, है ना, PE। PE का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, सैंपल स्पेस, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E 1, 2 सर, 2 एलिमेंट्स है 2 लिखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S सैंपल स्पेस में बेटा 6 एलिमेंट्स है 6 लिखो। ये कितना आया सर, 1/3 सर, ये 1/3 आया, ठीक है। तो PE आ गया। अब PF निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, तो F ध्यान से सुनना जी सर। अब ये क्या होगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F 1, 2, 3 सर 3, अपॉन सैंपल स्पेस में 6 है सर, क्या आएगा 1/2। डन। अब RHS निकालो सर, है ना, PE इंटू PF क्या आएगा सर, PE इंटू PF, PE है 1/3, PF है 1/2, 1/3 इंटू 1/2 सर, ये आया 1/6। तो इसका मतलब अपन लिखेंगे PE इंटू PF इज इक्वल टू 1/6, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इक्वेशन 1 और 2 अच्छे से देखो, आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, दोनों की वैल्यू 1/6 आ रही है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और ये कब आता है, ये तभी आता बेटा जब E और F इंडिपेंडेंट हो। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर E एंड F, यहां ये लिख लेना बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू 1/6 आई। देयरफॉर E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लो भाई डन। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स पता करना आ गया है कि कैसे हम पता करते हैं कि हमारे दिए हुए इवेंट्स E एंड F इंडिपेंडेंट है या नहीं।
ठीक है भाई, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। बढ़िया तरीके से अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट यानी कि 11 पे, और फिर एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 ऐसे कंप्लीट कर लेंगे अपन, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस। एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 11 पे चलते हैं, इसको इरेज करो सर। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11। पढ़ो बेटा। एन अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखो एक डाई को जब आप 2 बार फेंकोगे ना तो उसमें सैंपल स्पेस बनाने में 36 चीजें आएंगी। आओ लिखते हैं भाई, लिखना तो जरूरी है। हाँ जी सर, तो लिखना तो पड़ेगा, भाग तो सकते नहीं है सर, है ना। तो अपन एक काम करते हैं सर, लेट अस राइट इट डाउन कि सर जब 2 डाई, देखो एक डाई में 6 फेसेस होते हैं। अब 6 फेसेस जितनी बार, नंबर ऑफ थ्रो भाई, डाइस को कितनी बार फेंक रहे हैं? 2 बार। तो बेटा 6 की पावर 2, तो ये क्या आएगा 36। यानी टोटल जो हमें रिजल्ट मिल सकते हैं वो 36 रिजल्ट मिलेंगे, वो भी कॉम्बिनेशन की शक्ल में। चलो बनाते हैं सर, है ना। तो अपन सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या होता? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। भाई मान के चलो फर्स्ट वाले पे ध्यान से सुनना जी सर। फर्स्ट वाले डाई पे 1 आया, दूसरे वाले डाई पे भी 1 आ गया। लो ये हो गया एक रिजल्ट। भाई ये हो सकता है भाई, दूसरे बार में मान के चलो फर्स्ट वाले में 1 आया, दूसरे वाले में फेंका तो 2 आ गया। सर हो सकता है भाई फर्स्ट वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 3 आ जाए, है ना। तो ये रिजल्ट अपन को बना के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। डन सर। तो 1,4 बिना लिखे भी हो सकता है, पर मैं बिना लिखे नहीं करवाऊंगा, बिकॉज हर टाइप का बच्चा, हर लेवल का बच्चा पढ़ता है ना, तो समझ में आना चाहिए। 1,6 तो सर ये हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद बेटा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अब यहां से आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, 2 मिनट लगेंगे मुझे लिखने में, तो मैं 2 मिनट में सारी चीजें लिख लेता हूं, ठीक है। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, जल्दी से लिख जा भाई, 2,5 और 2,6। डन है? हाँ जी सर डन है, ठीक है। उसके बाद 3 बेटा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड लास्ट 3,6। अब बेटा नेक्स्ट अपना क्या होगा? 4,1, 4,2 है ना। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। 5 की भी लिख लेते हैं भाई रो। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड लास्ट 5,6। ये 5 की रो कंप्लीट हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 की रो और लिखनी है अपन को, ठीक है। चलो भाई 6 की रो और लिख लेते हैं। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। लो भाई डन। और ये बन, ये सैंपल स्पेस हो गया। मतलब 2 डाई फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, ये है सैंपल स्पेस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। और अनबाइस्ड का मतलब है इस डाई में कोई भी खराबी नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। डन सर। अब इन्होंने कहा लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ध्यान से सुनना जी सर। इवेंट जो ए है वो क्या है? ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो। ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो, ठीक है। पहले थ्रो पे ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। बी ऑड ऑन सेकंड थ्रो है। बी क्या है सर? ऑड ऑन सेकंड थ्रो, ठीक है सर। देख लो भाई पहले ए लिखते हैं सर, है ना। लेट अस राइट ए फर्स्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो, बेटा जैसे ये है तो ये फर्स्ट थ्रो है, ये सेकंड थ्रो है ना। ये फर्स्ट थ्रो है, ये सेकंड थ्रो है, ये फर्स्ट थ्रो है, ये सेकंड थ्रो है, ठीक है। अब अगर ए की बात करें हम, लेट अस टॉक अबाउट ए। ध्यान से सुनना जी सर।
इसको पहले अपन कॉपी कर लें, इसको कॉपी किया और इसको अपन थोड़ा ऊपर पहुंचा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, डन। तो ये अपन ने ऊपर पहुंचाया। अब अपन लिखते हैं बेटा ए, क्या लिखते हैं ए, तो यहां अपन ने लिखा सर ए बनाना है। अब ए में वैसे है तो पूरा सैंपल स्पेस एस ये, पर इसको हटा के ए लिख देते हैं। अब इसमें हमें सिर्फ वो रखने हैं, ए के अंदर बस वही आएंगे जिसमें इन्होंने कहा है फर्स्ट थ्रो इज एन ऑड नंबर। देखो ये फर्स्ट रो 1 1 1 1 1, ये पूरी रो आ जाएगी। देखो ये सेकंड 2 है, ये 2 है, फर्स्ट रो 2, ऑड नंबर थोड़ी ना है, तो ये पूरी रो इरेज कर दो, पूरी रो इरेज कर दो, हाँ सर पूरी इरेज कर दो, ठीक है, ये नहीं आएगी बेटा। अब ये 3 फर्स्ट, बस फर्स्ट रो देखो 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, फर्स्ट रो इज 3 यानी ऑड नंबर, बिल्कुल सही है। अब ये 4 से शुरू हो रही, सर इसको इरेज कर दो भैया, क्योंकि फर्स्ट रो 4 है, 4 का मतलब इवन नंबर, तो हटा दो। ऐसे ही बच्चों यहां 6 वाला हट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो इज 6, 6 इज एन इवन नंबर, तो ये हट गया सर। अब जो बचा वो लिख लो सर अच्छे से, ठीक है। तो इसको ऊपर करते हैं, ये ए आया बेटा, क्या आया सर, दिस इज ए, दिस इज सेट ए या इवेंट ए के, अपन कह सकते हैं इवेंट ए के सर हमारे पास ये टर्म्स आ गए, ठीक है। इसको छोटा करो, ठीक है सर छोटा कर दिया, इसको थोड़ा वहां एडजस्ट करने की कोशिश करो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, डन। याद रखना बेटा सैंपल स्पेस में जो S है, जो सैंपल स्पेस है ना S, हाँ सर, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 36। अब B बनाते हैं, B क्या है, B कह रहा है ऑड ऑन सेकंड, भाई B कह रहा है ऑड ऑन सेकंड, ठीक है सर। तो यहां कॉपी करो फिर से, ठीक है, पेस्ट करो। अब B बनाते हैं सर, है ना B, ठीक है सर, ये B लिख लेते हैं सर, सेकंड पर चाहिए ऑड, सेकंड पर, ठीक है सर। तो सेकंड ध्यान से सुनना जी सर, फर्स्ट सेकंड देखो ये ऑड है 1, फर्स्ट सेकंड देखो ये ऑड है 1, ये ऑड ऑड ऑड, फर्स्ट पे क्या आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं, सेकंड पे ऑड आना चाहिए। तो सर ये पूरी कॉलम देखो 1 1 1 1 1, ये सब ऑड है सर, ये 2 2 2 2, ये तो इवन है। सेकंड थ्रो में इवन नहीं, सेकंड थ्रो में हमें ऑड चाहिए सर, इसको हटा दो, लो भाई इसको हटा दिया, डन है, हाँ जी सर डन है, ठीक, ये गया। अब इसमें सेकंड थ्रो देखो 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 3 3 देखो 3 ऑड नंबर, 4 3 देखो सेकंड 3 ऑड नंबर, ये सब ऑड है सर, ठीक है भाई। इनको क्या करना है सर, यहां लेकर आओ, इसमें लिख दो भाई, ठीक है, डन। ये सब हटेंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड थ्रो में 4 4 4 4 4 4 4 आ रहा है, 4 तो भैया इवन नंबर है, तो हटा दो, अपन को तो ऑड चाहिए सर, हटा दो, डन सर, लो हटा दिया, ठीक है। अब यहां क्या है, सेकंड 5 5 5 5 5, इसका मतलब ये ऑड है, तो सब आ जाएंगे सर, यहां सब आ जाएंगे सर, लो भाई इनको भी ले लो, है ना, ये सब बी के हिस्से बन जाएंगे, बी का पार्ट है सर, ठीक है। ये एक भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया सेकंड थ्रो 6 है, 6 6 6, ये क्या इवन है भैया, ये तो आएगा ही नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ बी है, ठीक है सर। कॉमा लगा दो, तो ये आया बेटा हमारा, आप कह सकते हो सेट बी, डन, यस सर डन, चलो लिख लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, दिस इज बी, और वो जो ऊपर लिखा है वो ए है, ये साइड में लिख दिया सर, डन। अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इसी में टाइम लगना था बस। नाउ दे आर सेइंग चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी। देखो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो याद करो रूल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं सर, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए बी की, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर हैं, तो हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे अपन, डन है सर, हाँ डन है। तो ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ में आ रही है क्या, डन है सर। चलो भाई अब यही काम करना शुरू करना है अपन को बेटा, पहले तो ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये निकालना है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है सर। तो आपको मात्र सबसे पहले एक काम करना है, क्या, आपको ए इंटरसेक्शन बी पता करो, क्योंकि अगर आप एलएचएस ये निकाल रहे हो तो पहले ए इंटरसेक्शन बी पता करो। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन देख लो बेटा, ये कॉमन है, देखो 1 1, हाँ सर 1 1, फिर सर 1 3 कॉमन है, हाँ सर 1 3 कॉमन है, सर 1 5 कॉमन है, हाँ 1 5 कॉमन है, ठीक है। 2 1 नहीं है सर ऊपर, तो ये भी नहीं है सर, 3 1 है, देखो 3 1 है,
3 है सर, हाँ 3 5 भी है सर, हाँ 3 5 भी है। उसके बाद 4 4 4 नहीं होगा क्योंकि सर ये 4 तो ऑड है ही नहीं है, 4,1 4,2 है ही नहीं है, इधर है ही नहीं है। 5,1 है सर, देखो 5,1, फिर 5,3 है सर, हाँ 5,3 है, फिर 5,5 है सर, 5,5 है। तो जो कॉमन आ गए वो है 1 1 1 3 1 5। ठीक है सर, यहां लिखो 1 1, 1 3 1 5, फिर 3 1 3 3 3 5, 3 1 3 3 3 5, फिर 5 1 5 3 5 5, 5 1 5 3 5 5। बस इनके अलावा कोई कॉमन नहीं है, देख लो। डन। बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बस ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीपल्स आर देयर, 9 कॉम्बिनेशंस आर देयर। ठीक है, तो 9 आया अपॉन 36। भाई देखो नंबर ऑफ एन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अभी सैंपल स्पेस ये बनाए, देखो काउंट कर लो 36 लोग हैं पूरे, कितने 36 है ना, तो 36 पेयर है, तो अपॉन में 36, यानी ये आ गया सर हमारा 1/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और उनका प्रोडक्ट। चलो सर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं निकालना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर्मूला वही है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेस। चलो सर ए के अंदर देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है सर। ए के अंदर 18 लोग हैं, तो ये आया 18 बाय सर 36 है ना। सैंपल स्पेस में तो 36 है भाई, इसको काटोगे पीटोगे 1/2 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं सर। बी काउंट करो बेटा, बी में कितने लोग हैं? बी में 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और 6 18 18 है सर, 18 है इसमें भी, तो यहां भी 18 लिखो बेटा। क्या आएगा सर? ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, तो ये आया सर 18 बाय 36। तो सर इसको भी काटा पीटी करेंगे 1/2 आएगा। भाई आरएचएस कह रहा है कि पी ए और पीबी का मल्टीप्लाई करो, आओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। पी ए इंटू पीबी क्या आएगा सर? 1/2 इंटू 1/2, आंसर है 1/4। तो ये आरएचएस आ गया, ये सॉल्व कर लिया आरएचएस 1/4। ये ऑलरेडी सॉल्व कर लिया बेटा, ये क्या आया देखो 1/4, दोनों इक्वल आ गए, खत्म हो गया प्रूफ बेटा, हो गया प्रूफ, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज प्रूव्ड। क्या लिखोगे आप लिखोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to probability of A into probability of B is equal to 1/4, दोनों का 1/4 आया। therefore A and B are independent events, A and B are independent events। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव हो गए सर। लो भाई डन, सामने से हट जाता हूं, वी आर डन विद दिस। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 12 पर। चलो भाई अब इस एग्जाम्पल को जल्दी से करते हैं इरेज और बढ़िया तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स को प्रूव कैसे किया जाता है। 3 coins are tossed simultaneously, consider the event E, 3 heads or 3 tails, F at least 2 heads, G at most 2 heads। ओ भाई खतरनाक बता रहा हूं, सुनो, ये 3 वालों का है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, इस बार अपन को 3 पेयर वाला दे दिया गया। मतलब आपको थोड़ा क्वेश्चन का बेसिक समझाता हूं, 5 मिनट लगेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, 5 मिनट दे दो मुझे बस, 5 मिनट में आपको पूरा बेसिक समझाता हूं। यहां से सुनना, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 3 अपन के पास कॉइन 3 कॉइन्स है, ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर कॉइन्स के निकालना है तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल उसी के जैसा होता है जो डाइस के लिए होता है। जैसे डाइस का क्या होता है, 6 की पावर नंबर ऑफ थ्रोज, 6 की पावर नंबर ऑफ थ्रोज होता ना, हाँ सर,
इसका जो कॉइन का होता है वो 6 नहीं होता, कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, तो 2 की पावर नंबर ऑफ थ्रोज। अब यहां थ्रोज तो नहीं है, यहां थ्रो तो एक ही बार हो रहा है, बस कॉइन्स 3 है, तो नंबर ऑफ थ्रोज की जगह पर नंबर ऑफ कॉइन्स भी लिख सकते हैं, एक ही केस होता है वो। डन है? हाँ जी सर डन है। अब ध्यान से सुनो भैया, नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं सर? 3 कॉइन्स है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3। सर इसका मतलब क्या हुआ? 8। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे बेटा? 8। अब सुनो ध्यान से, 8 आउटकम्स ये कैसे आ सकते हैं सर? अब 8 आउटकम्स जो लाना है अपन को, उसका भाई ट्रिक नहीं होती, कॉमन सेंस होता। अगर आप चाहो तो आ सकते हैं इजीली। देखो 4 बार हेड्स लिख लो, 1 2 3 4, और 4 बार टेल्स लिख लो, 1 2 3 4। डन? हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर। अब यहां हेड्स लिख लो, यहां हेड्स लिख लो, ठीक है? नहीं यहां नहीं लिखो, हाँ यहां हेड्स लिख लो, यहां हेड्स लिख लो, यहां टेल्स, सॉरी टेल्स नहीं, यहां भी हेड्स लिख लो सर, और यहां टेल्स लिख लो, ठीक है? यहां टेल्स हेड्स लिख लो, यहां अपन हेड्स टेल्स आ जाएगा, ठीक है? टेल्स, ठीक है? अब मैं तुमको कैसे समझाऊं यार, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बेसिक सी नॉलेज है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ऐसे टेल्स के साथ कर लो। टेल्स टेल्स टेल्स, टेल्स टेल्स हेड्स, टेल्स हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स हेड्स। ये आपके 8 टोटल हो गए। मतलब मैं बताता हूं ये कैसी क्या बात है। ये देखो, आपने फर्स्ट कॉइन को उछाला, सेकंड कॉइन को उछाला, थर्ड कॉइन को उछाला, तो ये आ सकता है आपका। हो सकता है तीनों हेड्स 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 आ जाए, हो सकता है भाई 2 हेड्स आ जाए और 1 टेल्स आ जाए, हो सकता सर जी कि अपने 2 हेड्स आ जाए और बीच वाला टेल्स आ जाए, सेकंड वाला टेल्स, हो सकता 1 हेड्स आए बाकी दोनों टेल्स आए, हो सकता तीनों टेल्स आ जाए, हो सकता 2 टेल्स आए 1 हेड्स आए। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हैं, बस इनसे हटके कोई नहीं आएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स हैं। बात क्लियर है? हाँ सर। अब इन सारे के सारे आउटकम्स को हमें सैंपल स्पेस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स आते हैं सर, है ना? डन। तो अपन क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है? सैंपल स्पेस लिख लेते हैं सर। क्या है सैंपल स्पेस अपना? सर सैंपल स्पेस अपन का एस से डिनोट करते हैं, ठीक है? ब्रैकेट लिखा। अब एस से अपन सैंपल स्पेस लिखेंगे क्या सर? हेड्स हेड्स हेड्स, ठीक है? एच एच एच, हेड्स हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स हेड्स। एस निकलता है यार, जबकि हेड होता है वो, हेड्स नहीं होता। हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। हेड से शुरू होने वाले ये 4 हैं, अब टेल से शुरू होंगे सब, ठीक है? टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। ये हो गया सर हमारा क्या? ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब बात समझो, यहां बेटा हमारे पास टोटल 3 इवेंट्स हैं। वी हैव 3 इवेंट्स इन टोटल, ई एफ जी। अब ई एफ जी को आप तमीज से पढ़ना, क्योंकि एटमोस्ट, एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन है। एटलीस्ट वाला तो इजी रहता है, एटमोस्ट वाले में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? अब आप ई पढ़ो। ई क्या है बेटा? अच्छे से पढ़ो। देखो ई है हमारा 3 हेड्स और 3 टेल्स। बात समझ रहे हो? 3 है हमारा, 3 कह रहा हूं यार, ई है हमारा 3 हेड्स और 3 टेल्स। मतलब ई की अगर हम बात करेंगे तो ई के अंदर 3 हेड्स और 3 टेल्स की बात हो रही है। मतलब या तो आप 3 हेड्स ले लोगे या फिर आप 3 टेल्स ले लोगे। 3 हेड्स और 3 टेल्स। डन है? हाँ जी सर बिल्कुल डन है। ऐसे एफ की बात करो तो एफ क्या है? एफ है एटलीस्ट 2 हेड्स। भाई कम से कम 2 हेड्स हो, एटलीस्ट 2 हेड्स। और एफ जी की बात करें तो जी क्या है? एटमोस्ट 2 हेड्स। ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एटमोस्ट 2 हेड्स, ये क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम, ठीक है? तो एक काम करो, कोशिश करो ई क्या आएगा मतलब सेट बनाने की कोशिश करो, एफ क्या आएगा सेट बनाने की कोशिश करो, जी क्या आएगा सेट बनाने की कोशिश करो, ठीक है? तो इनसे सेट बनाओ, फिर मैं आपको दोबारा से कराता हूं, ठीक है? डन सर। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया भैया। कंसीडर द इवेंट ई, 3 हेड्स और 3 टेल्स। एफ एटलीस्ट 2 हेड्स, जी एटमोस्ट 2 हेड्स, ठीक है? ये सब तो चीजें लिखी ली थी, अपन दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है? वो इरेज हो गई थी यार धोखे से, है ना? तो 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है सर जी? अब अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बताया था ना 8 आई थी,
क्या बनेगा सर, हेड्स हेड्स हेड्स, ठीक है, या फिर हेड्स हेड्स टेल्स, ठीक है, या फिर हेड टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल, ठीक है, हेड टेल टेल। इसके बाद फिर टेल से शुरू हो जाएगा, टेल टेल टेल, टी टी टी, ठीक है सर, टेल टेल हेड, ठीक है सर, टेल हेड टेल, ठीक है सर, और टेल हेड हेड, ठीक, डन, ये बंद कर दिया। कोई समस्या यहां तक? नो सर, नो समस्या, ठीक है, आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जी सर, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। अब इन्होंने बोला एक इवेंट ई है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, क्या आएगा ई? सोचो ना, थोड़ा सोचो, 3 हेड्स या फिर 3 टेल्स, 3 हेड्स या फिर 3 टेल्स। अरे 3 टेल्स कहां चला गया, ये है 3 टेल्स, ये बस यही दोनों आएंगे ई में, ठीक है। तो लिख लेंगे बेटा हेड 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 टेल टेल टेल, ये हो गया ई। एफ क्या है सर, देखो एफ देखते हैं, एफ एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, 3 हेड्स भी आ जाएंगे चलेगा, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। सर 2 हेड्स हैं क्या इसमें? हाँ 2 हेड्स हैं भाई, 3 है तो और अच्छी बात है। तो सर ये ले लो, एटलीस्ट 2 हेड, इसमें 2 हेड है, हाँ सर एच एच टी, ठीक है, इसमें 2 हेड है, हाँ सर एच टी एच, इसमें 2 हेड है क्या? नो सर, 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 इसमें है सर टी एच एच। लो भैया 2 हेड आ गया, ठीक है। तो 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है और 2 हेड इसमें है, डन, ये आ गया। अब जी, अच्छा जी और है, एक और है जी, ठीक है, ये क्या है सर जी? एट मोस्ट 2 हेड्स, 2 हेड से ज्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए, 2 हेड से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, ये नहीं, 3 है सर इसमें, नहीं चलेगा। 2 हेड से ज्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए, नहीं है सर, ये आएगा इसका एच एच टी, हाँ सर, 2 हेड से ज्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए, 2 हेड से ज्यादा हेड्स तो नहीं है, नो सर, 2 हेड्स हो ऐसा नहीं है जरूरी, जो चीज जरूरी है वो ये है कि 2 हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 हेड्स सर, इसमें तो 2 हेड्स मान के चलो, इसमें तो एक भी हेड नहीं है, चलेगा। 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है ना इसके पास, नो सर, चलेगा। ये ध्यान रखना, एटमोस्ट की कहानी यही होती है, 2 हेड से ज्यादा नहीं है सर, लिख दो बेटा एच टी एच। 2 हेड से ज्यादा, हाँ सर एक ही हेड है सर इसमें बस, अरे एक और रहता है, 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है ना, नो सर, तो एच टी टी आएगा बेटा। 2 हेड से ज्यादा नहीं है सर, टी टी टी, ठीक है सर। 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है, नो सर, टी टी एच। 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है, नो सर एक ही हेड है, बढ़िया है, आन दो, टी एच टी। 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है, नो सर, टी एच एच, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा जी वाला वी कैन से इवेंट। नेक्स्ट, विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर डिपेंडेंट। अब बताओ इनमें से कौन कौन से इंडिपेंडेंट है, कौन कौन से डिपेंडेंट है, बस ये बताना है बेटा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, तो मैं बताता हूं आपको, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। आइए ई एंड एफ चेक करते हैं पहले, लेट अस चेक ई एंड एफ। ई एंड एफ डन है, हाँ जी सर डन है, ठीक है। ई एंड एफ चेक करते हैं सर, ठीक है। क्या होगा सर ई एन एफ में? कुछ नहीं यार, ई एन एफ देखना है, ठीक है सर। तो ई एन एफ को कॉपी कर लो सर यहाँ, फिर एफ एंड जी देखेंगे, फिर ई एंड जी देखेंगे सर, है ना। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो, ये ई एंड एफ आ गया, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखने के लिए आपको पता है, अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो ई एंड एफ की जो ई एंड एफ का जो बेटा आप कह सकते हो इंटरसेक्शन आएगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इक्वल होगी किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसके अगर ये आ गया, ये चीज प्रूव हो गई, तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है। आओ देखते हैं, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ। तो इनमें कॉमन है कुछ? हाँ सर कॉमन है, ये कॉमन आ रहा है, बस ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एच 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 कॉमन है सर, तो ये लिखा सर एच 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 कॉमन है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब हमें निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगी सर ये? अरे ये निकलेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस।
भाई यही तो है। हाँ सर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन है भाई, एक ही एलिमेंट है बस, एच 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 एक ही है, तो एक लिखेंगे बेटा 1। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, बेटा काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है सर 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 8 है, तो बेटा ये क्या आया 1/8। क्या आया बेटा, ये आया अपना 1/8। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। अब पीई और पीएफ निकालो, आओ सर पीई और पीएफ निकालते हैं। पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई में कितने हैं बेटा, ई में 1 2 2 है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ई के अंदर बेटा 2 एलिमेंट्स है बस, 2 आउट ऑफ 8, तो ये आ जाएगा अपना 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, तो ये आ गया 1 आउट ऑफ 4। अब पी एफ निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। डन सर, तो एफ में 1 2 3 4 4 है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ 4 आउट ऑफ 8 यानी 1/2। डन है? हाँ जी सर डन है। हमें पीई और पीएफ का मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा सर, अभी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आया सर, 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2, आंसर आ गया 1/8। अब देखो हमने इसको निकाला, कैलकुलेट किया बेटा, ये क्या आया सर, ये आया हमारा 1/8। हमने इसको निकाला, ये क्या आया 1/4, ये निकाला 1/2, 1/4 इंटू 1/2 निकाला तो 1/8, ये भी 1/8 आया, दोनों इक्वल आ गए। हाँ सर इक्वल आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी विल से कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के, और दोनों क्या है, दोनों 1/8 आए हैं सर। Therefore E and F are independent। E और F क्या है सर, E and F are independent events, independent events। जल्दी से बेटा इसको लाइक कर दो सेशन को। अब जो EF के साथ किया बेटा, प्लीज डू विद GF, सॉरी हाँ FG और GE इनके साथ करना, मैं करा रहा हूं डोंट वरी, पर आप पॉज करो एंड ट्राई इट बाय योर ओन। E एंड F हो गया। हाँ सर, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, इसको इरेज कर दो भाई। ठीक है, ये E एंड F के साथ हो गया। हाँ सर, अब अपन EF के बाद FG करेंगे भाई, देखेंगे F और G इंडिपेंडेंट है क्या। अब अपन ने हेडिंग डाली F एंड G। F एंड G इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली पेयर में आते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर F एंड G इंडिपेंडेंट होंगे तो सर ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ F और G का इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटीग्रेशन G। ठीक है, किसके इक्वल आएगा सर, ये इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G सर इसके इक्वल आएगा। और अगर इक्वल नहीं आया तो इंडिपेंडेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, ये चेक करना है हमें। चलो आओ शुरू करते हैं। तो बेटा F और G को कॉपी करो, क्योंकि F और G की यहां बात हो रही है, तो यहां पर ने इसको कॉपी किया और यहां पेस्ट कर देना है। ठीक है डन सर। तो F इंटरसेक्शन G की बात होगी पहले, F इंटरसेक्शन G। तो F और G का इंटरसेक्शन देखो बेटा HHT। यार ये 2 बार कैसे लिख लिया G, एक सेकंड रुको जरा। G क्या था, G था हमारा, कहां चला गया, G है एट मोस्ट 2 हेड्स, तो HHH आएगा, नहीं HHT आएगा, HTH आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 8 कैसे आ गया, ये डबल हो गया, ये 2 बार हो गया है ना, दिस हैज केम 2 टाइम्स, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, अब सही है ये। ठीक है, राइट नाउ इट इज करेक्ट। लो भाई इसको जल्दी से इधर ले आओ, डन। चलो ठीक है, F इंटरसेक्शन G अब सही है भाई। ठीक है, अब सही है, ओके सर। तो अब देखो कॉमन HHT। ठीक है सर, लिख दो बेटा HHT, कॉमन देखना है HHT, बहुत तमीज से करना है इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, HTH, हाँ सर HTH भी है, HTH। ठीक है, THH भी है, यानी 3 आए कॉमन। ठीक है, HTH THH, डन। ठीक, डन। तो भैया प्रोबेबिलिटी निकाल लो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन G
अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो एफ इंटरसेक्शन जी में क्या 1 2 3 3 है सर, 3 आउट ऑफ सर एस सैंपल स्पेस में 8 है तो 3 आउट ऑफ 8 आया सर ये। ठीक है, डन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं बच्चा और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स है जल्दी से देखो बेटा, एफ के अंदर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 सर 4 है। ठीक है, अपॉन सैंपल स्पेस में कितना है बेटा 8, तो 8 तो ये आया 1/2। अब जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालते हैं सर, तो जी के अंदर कितने एलिमेंट्स है 7 है बेटा, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल सेट, ये 7 आया 7/8। तो बेटा अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, कितना आया ये 1/2 ये 7/8, 1/2 इंटू 7/8 तो ये आया 7/16। ठीक है, डन सर। अब एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी ये आया 3/8 और ये आया बेटा 7/16, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट, एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जल्दी से देख लो, एक और पेयर बचा है वो भी करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं और एक पेयर और बचा है। ठीक है, तो बेटा एफ देखो, ई और एफ तो इंडिपेंडेंट साबित होगा, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, एफ एंड जी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब अपन जी ई या ई जी आप कह सकते हो, इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ जी सर इसको इरेज कर दो, लो भाई। अब हम हेडिंग डालते हैं सर ई एंड जी या जी एंड ई आपकी मर्जी है, ई एंड जी। ठीक है सर, ई एंड जी, तो पहले तो ई एंड जी कॉपी कर लो सर, ये ई है, कॉपी पेस्ट, ये जी है, कॉपी पेस्ट, लो भाई। ठीक है, ये ले आए अपन, जल्दी से लिखो बेटा इसको। ठीक है, यहां मैंने इनको लिख लिया। अब इंडिपेंडेंट है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा सर, ये वाली लाइन। अगर ई और जी इंडिपेंडेंट है तो ई इंटरसेक्शन जी का प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब पी ई इंटरसेक्शन जी इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू पी जी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, ये आएगा। अगर ये इक्वल आया तो है इंडिपेंडेंट और नहीं आया इक्वल तो नहीं है इंडिपेंडेंट, खत्म। चलिए भाई, तो पहले तो ई और जी का इंटरसेक्शन पता करो। ई इंटरसेक्शन जी क्या है दोस्त, सर जी ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी, तो अपन ने यहां पर देखा इंटरसेक्शन में टी टी टी, बस ये आ रहा है इंटरसेक्शन में टी टी टी। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया सर इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही है, टी टी टी। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी क्या होगा, क्या होगा बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ई और जी इनका जो इंटरसेक्शन हुआ क्या है उसमें सर, एक ही तो आया बस, तो 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8 आया, तो ये वाला पार्ट बेटा 1 अपॉन 8 आ गया, डन। ये और पता करो, उसके लिए बेटा पीई और पीजी अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो आओ पीई निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ई में बेटा 2 एलिमेंट्स है बस, तो 2 आउट ऑफ 8 आया यानी 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, डन सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल बेटा, एफ नहीं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालो बेटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। जी के पास कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है सर, 7/8 आया ये। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, सर ये क्या आया 1/4 इंटू 7/8, 1/4 इंटू 7/8, 7/8 4 32, ये 7/32 आया। ये आया आपका 1/8, ये आया आपका 7/32, इक्वल है ही नहीं। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी जो कि 1/8 आया इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो ये बेटा आपका क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट। ई एंड जी आर, ई एंड जी क्या साबित हो गए, ई एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लो भाई डन। उसकी स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी मैंने, नहीं तो आपको सर इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती आपको। क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 12 इज ओवर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। ठीक है, डन है? हाँ जी सर डन है। अच्छा, इन नॉट इंडिपेंडेंट को अपन डिपेंडेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नॉट इंडिपेंडेंट को हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, प्लीज रिमेंबर। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर, या आप कह सकते हो एग्जाम्पल नंबर 13 करने। ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अपन को गिवन है सर, क्या गिवन है, जल्दी से लिखो। गिवन क्या गिवन है सर? हमें गिवन है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डन है? हाँ। अब अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू पीई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी सर। अब वो कह रहे हैं कि आपको ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हैं, मतलब ये आपको इनडायरेक्टली दिया गया है। ठीक है ना, इनडायरेक्टली दिया गया है। जिसको नॉलेज होगी वो पता लगा ले, क्योंकि हाँ यार ये चीज तो अपन को दी गई है। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली चली आएगी। नेक्स्ट, देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। तो वो ये कह रहा है शो करो, शो का मतलब शो नहीं, शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट। क्या शो करना है? शो करना है ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट हैं। ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्पेलिंग आप लिख लेना, आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये भी इसके जैसा ही शो करेंगे रिजल्ट। हाँ सर, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। भाई यही तो होगा। हाँ सर, बस यही तो हमें प्रूफ करना है, यही तो हमें शो करना है। अगर हमने ये लाइन शो कर दी तो हम कह सकते हैं कि ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई भाई। ठीक है, डन सर। अरे क्या हो रहा है भाई? ठीक है, इसको अपन ने साइड में कर दिया, गिवन और जो प्रूफ करना है वो। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक वेन डायग्राम देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ही समझाना पड़ेगा, और कोई उपचार नहीं है, और कोई हमारे पास कोई सर कह सकते हो आप चारा नहीं है। ठीक है, चलो चलो भाई इसको ज्वाइन करो। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। ध्यान से सुनना, ये भाई साहब है सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब है अंदर जो कुछ भी है वो ऐसे सैंपल स्पेस है। ठीक है, ये मान लिया सर जी हमारे पास ई है, और ये मान लिया सर जी हमारे पास एफ है। सही है? बिल्कुल सही है सर। ध्यान से सुनना जी सर। अब आपसे कहा गया कि ये जो है ये क्या है जिसको मैंने शेड किया है। ध्यान से सुनना जी सर, जिसको मैंने रेड कलर से अभी शेड कर रहा हूं मैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर आपसे कहा जाए ये क्या है, बड़ा गंदा लग रहा है, रुक जाओ दूसरा कलर लेता हूं। अगर आपसे कहा जाए ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे कि सर ये ई और एफ का इंटरसेक्शन है। ये क्या है बच्चा? ये मैं इधर लिख दे रहा हूं नीचे, दिस इज ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है,
अगर मैं कहूं ये वाला पार्ट बताओ, बस जो पूरा ई है उसका ये वाला पार्ट, ब्लैक वाला पार्ट, जिसको अभी मैं व्हाइट कलर से शेड कर रहा हूं, ध्यान सुनना जी सर, ये बताओ, इसको शेड कर देता हूं व्हाइट कलर से ना। मुझे बिल्कुल भी गंदा काम पसंद नहीं है। बताओ ये क्या है? तो आपके मुंह से निकलना चाहिए सर ये ई का वो हिस्सा है जो एफ के साथ कॉमन में नहीं है। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूं, मतलब कहूंगा ऑब्वियसली, अगर क्या, अगर मगर की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये जो व्हाइट मैंने शेड करा है, हाँ ये क्या है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए सर दिस इज, ध्यान से सुनना, दिस इज व्हाट, दिस इज ई एक्सेप्ट एफ। सर ये ई है एक्सेप्ट एफ, ई बट नॉट एफ, ई पूरा है पर मैंने अगर ग्रीन वाला पार्ट छोड़ दिया तो ये वाला व्हाइट पार्ट क्या है सर, ई बट नॉट एफ। बात समझ में आई? हाँ सर। अब आपको एक रूल बताया था मैंने, याद करो अलजेब्रा में, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स फर्स्ट लेक्चर में, कि ए बट नॉट बी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ई बट नॉट एफ, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश। बात क्लियर है? हाँ सर। अपन को इसकी जरूरत भी है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, देखो ये चाहिए भी अपन को। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनते हैं ना, मजा आएगा, बहुत बढ़िया, मजेदार लगेगा आपको ये। इतना क्लियर है क्या? हाँ जी सर इतना क्लियर है। पक्की बात है क्या? हाँ सर पक्की बात है, ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहूं ई क्या है, पूरा ई, तो आप कहोगे सर व्हाइट वाला प्लस ग्रीन वाला। बात तो बिल्कुल सही है। अगर आपसे कहा जाए ई क्या है पूरा, तो आप कहोगे सर व्हाइट वाला पोर्शन, यानी ये ई इंटरसेक्शन एफ डैश। हाँ सर ये व्हाइट वाला पोर्शन ई इंटरसेक्शन एफ डैश, और ये सर ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। अब दोनों पार्ट चाहिए हमें। अगर ई चाहिए तो आपको, मतलब ये पूरा चाहिए तो आपको ये व्हाइट वाला पार्ट भी चाहिए, मतलब ये, और ग्रीन वाला पार्ट भी चाहिए, मतलब ये दोनों चाहिए। दोनों का मतलब है सर जी हमें यहां पर यूनियन लगाना पड़ेगा बीच में, है ना, यूनियन लगाना पड़ेगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। समझ आ रही है बात? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है ना। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे ब्रिलियंट बच्चों को समझ में आ रही होगी, है ना, सब ब्रिलियंट है। ये लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर मैं दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा लूं भाई, टेकिंग प्रोबेबिलिटी बोथ साइड्स, तो क्या होगा बच्चा? ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा तुमसे कि दोनों तरफ भैया प्रोबेबिलिटी ले लो, है ना, तो सर हमने यहां लगाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, ध्यान से सुनते हैं ना, मजा आएगा जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसको कॉपी कर दो भाई, पेस्ट, ठीक है, मैंने ये लिख लिया सर यहां, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दोनों की प्रोबेबिलिटी ले ली। हाँ सर प्रोबेबिलिटी ले ली। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि अगर ये चीज मिस हो गई तो फिर क्या यार, फिर तो कोई सही करा ही नहीं पाएगा तुम्हारा। ठीक है, डन है? हाँ जी सर बिल्कुल डन है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बेसिकली अगर हम आपसे कहें कि बेटा प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी अलग अलग लगाओ, क्योंकि अपन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं लगा सकते, टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑल दी साइड ऐसे नहीं लगा सकते अपन। बेसिकली क्या होगा, अपन को बीच में यहां पर प्लस लगाना पड़ेगा, बीच में यहां पर सर जी प्लस आएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। मतलब सर, मतलब बेसिकली रुक जाओ, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, चलो अच्छा मैं ऐसे ही बता देता हूं। यहां अगर प्रोबेबिलिटी लगाई तो यहां भी लगेगी। हाँ सर लगेगी, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहां पर भी लगेगी, ठीक है सर, लग गई इसकी, और यूनियन नहीं आएगा, अब प्लस आएगा सर, प्लस, फिर प्रोबेबिलिटी इसकी भी लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इतनी बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, नहीं तो कई बार वही गड़बड़ कर दोगे जो मैंने अभी जानबूझ के करी थी, टेकिंग प्रोबेबिलिटी बोथ दी साइड्स। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब क्या करना है, आप सुनना, अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश चाहिए, तो ये चाहिए, तो इसको बचाओ, इसको यहां भेज दो, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई,
माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर बात क्लियर है। हो गया, खत्म हो गया। सीरियसली? हाँ सर सीरियसली। ये कुछ दिखा दिखा सा नहीं लग रहा? देखो ना, देखो ये कहां चला गया, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि गिवन है, ये गिवन है भाई। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। डन? ये सर माइनस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश। क्लियर? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात जी, ये क्या है सर और ये क्या है? दो अलग अलग चीजें। पीई तो कॉमन आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल आ सकता है। ले लो बेटा पीई कॉमन। पीई हमने कॉमन ले लिया सर। क्या बचा बड़े ब्रैकेट में सर? यहां से तो 1 बचा, माइनस पी एफ बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बिल्कुल सही बात है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। डन है? हाँ सर डन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। डन? यस सर डन। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेटा इसकी जगह लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। सर ऐसे कैसे? अभी बताता हूं, देखो अभी बताता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये भैया हमें प्रूफ कराना था, ये हम प्रूफ करा चुके हैं, देख लो। इससे हमें पता चल गया ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब रुको मेरी बात सुनो जी सर, ये तो बताओ सर इसकी जगह ये कैसे आ गया? हाँ यार बात तो सही है, आओ तुमको बताता हूं। देखो होता क्या है, मान के चलो मेरे पास कोई इवेंट एफ है, ठीक है, दिस इज हैपनिंग एन इवेंट एफ, एफ का होना। और अगर मैं कहूं नॉट एफ, नॉट एफ, भाई ये एफ है, और एक होता है नॉट एफ। नॉट एफ का मतलब है एफ कॉम्पोनेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट यानी एफ डैश। अगर आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी यानी किसी चीज के होने और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो तो आपको बेटा 1 मिलता है, ये याद रखिएगा। दिस इज अ रूल जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां से बेटा अगर मैं इसको वहां ले जाऊं तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश यानी नॉट एफ यानी एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये, ठीक है। तो 1 माइनस पी एफ इज पी एफ डैश, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी समझ में आया? यस सर। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 14 पे, और आई गेस ये लास्ट एग्जाम्पल होगा अपना, है ना? हाँ जी सर। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं? नो सर, नो दिक्कत नो समस्या। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। जी सर इरेज कर रहा हूं उसको मैं। जी सर कर दो, अभी कर दो सर आपको। लो भाई ये रहा हमारा 14th एग्जाम्पल। कहां चला गया भैया? 14th एग्जाम्पल करते हैं अपन बढ़िया तरीके से, ठीक है। डन सर। चलो भाई चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। ये तो अपन ने कर लिया है, हाँ जी सर कर लिया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 14 कहां है सर? एग्जाम्पल नंबर 14 ये आ गया बेटा, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब सुनते हैं ना ध्यान से। जी सर, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए गए हैं, लिख लो भैया, लिख लेते हैं सर जी। गिवन, क्या गिवन है सर? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए and B are independent events, are independent events। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी तो आपको पता है सर क्या होगा? आप तो अच्छे बच्चे हो, आपने तो पढ़ रखा है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी इन दोनों के इंटरसेक्शन की क्या होगी सर? इन दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट पी ए इंटू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा सर। बात समझ में आई? यस सर बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब? जब ए और बी अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा देन से पढ़ो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। तो अपन को प्रूफ क्या करना है?
अपन को प्रूव करना है, टू प्रूव या टू शो, बेटा ये प्रूव करना है, देखो प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए या फिर बी, देखो वन ऑफ एटलीस्ट, देखो सुनो मैं बताता हूं, अपने पास दो है, ए है और बी है, अब मैं कहूं एटलीस्ट ए और बी, इन दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट कम से कम दोनों आ जाए और अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट ए, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, भाई जैसे मैं हूं, एक मैं हूं, जीशान है और एक है मान के चलो राज, भाई दोनों दोस्त हैं, कोई तीसरा दोस्त बुला रहा और कह रहा एटलीस्ट वन ऑफ यू प्लीज कम हियर, उन्होंने कहा एटलीस्ट वन ऑफ यू, तो इसका मतलब मैं भी जा सकता हूं और राज चाहे तो राज भी जा सकता है, दोनों में से कोई एक तो आ जाए। तो जब मैं और राज दोनों जा सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड यूनियन आर, इसका मतलब यूनियन। तो ये यूनियन वाली बात है, ये इनडायरेक्टली आपसे यूनियन में ही हम दोनों जा सकते हैं, है ना भाई, या तो तुम आ जाओ या तुम आ जाओ, एटलीस्ट वन ऑफ यू, भाई दोनों नहीं आ रहे, ये अवॉइड करना है अपन को। तो हम समझ गए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इस लाइन का मतलब है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है इसका मतलब क्या है बेटा, इस पूरी लाइन का मतलब है ए यूनियन बी। डन, हाँ सर डन है, बिल्कुल डन, ठीक है डन। तो अपन ने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए यूनियन बी is equal to, we have to prove 1 minus probability of A dash into probability of B dash, ये हमें प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन में करना क्या है पहले ये तो समझो, फिर क्वेश्चन करेंगे कैसे वो एक अलग बात है, पहले क्वेश्चन में हमें करना क्या है सर जी, ये तो देखो, ये तो समझो, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब है ए यूनियन बी। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है। बस अब कुछ नहीं बचा, अब देखना बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, मतलब समझाने में तो मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट लगाऊंगा, पर 2 मिनट का क्वेश्चन बताता हूं, सुनो। अपन इसका एलएचएस उठाते हैं सर, है ना, एलएचएस उठा के ये लाना है, ठीक है सर, एलएचएस उठाया, एलएचएस उठाया, ठीक है डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अब बताओ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर, ये तो फॉर्मूला यार, मैंने सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के नाम से आपको पढ़ाया था कि बेटा जब भी आपको ए यूनियन बी की बात की जाए तो आपको, अभी पी भूल जाओ थोड़ी देर को, ए यूनियन बी का मतलब होता है सर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और यहां प्रोबेबिलिटी लगाई तो सर यहां भी लगाओ, सर यहां भी लगाओ, सब जगह लगाओ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ए यूनियन बी का ये मतलब है सर, लिख लेते हैं पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डन है, हाँ जी सर डन है, चलो इतना क्लियर है, हाँ सर। अच्छा सुनना मेरी बात जी सर, यार ये फिर से घूम के आ गया, इसकी वैल्यू तो हमें दी गई है, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी है, पी ए इंटू पी बी, इसकी जगह लिखो दोस्त। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा सर हमने, ठीक है, माइनस इसकी जगह लिख लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है डन सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो देखो बी डैश तो मुझे बनते हुए दिख रहा है, कहां चला गया यार, पी बी डैश तो मैं बना लूंगा, अभी बना लूंगा, देखो कैसे बनाऊंगा, देखना ध्यान से सुनना, बी डैश नहीं ए डैश बन जाएगा, देखो बताता हूं। जैसे आपने पी ए को यहीं लिखा, फिलहाल इसको ऐसे ही लिखो। अब आप एक काम करो, इनसे और इनसे पीबी कॉमन ले लो, पीबी पीबी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्लस का पीबी कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा सर, ब्रैकेट में आएगा, ध्यान से सुनना जी सर, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। डन है, हाँ जी सर डन है, पक्की बात है, 100% पक्की बात है।
तो पी ए डैश तो आ गया सर, पी ए डैश तो अपना आ गया, कोई दिक्कत नो सर। ध्यान से सुनो, ये पी ए डैश है भाई, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास एक इवेंट ए है और एक इवेंट है ए डैश। भाई ये होता है किसी काम का होना, ये होता है उसी काम का ना होना। हैपनिंग ए, नॉट हैपनिंग ए। अगर आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हो तो यू विल फाइंड कि हमारा आंसर क्या आ रहा है सर, हमारा आंसर आ रहा है 1, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है। तो 1 माइनस पी ए, अगर पी ए को वहां ले गया 1 माइनस पी ए तो क्या होगा, पी ए डैश। तो सर इसका वैल्यू आ गया पी ए डैश, कोई दिक्कत नो सर। पी ए डैश यानी पी ए कॉम्प्लीमेंट, पी भी उससे मल्टीप्लाई में चल ही रहा है सर, तो पी भी मल्टीप्लाई में है। डन, हाँ सर। अब रुकना ध्यान से जी सर, प्लस पी ए की वैल्यू निकालो यहां से, पी ए, भाई पी ए की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस पी ए डैश। हाँ सर, ऐसा क्यों, पी ए डैश कॉमन आ जाएगा ना, तो इसकी जगह वी आर गोइंग टू राइट 1 माइनस पी ए डैश। डन है, हाँ सर डन है। अब देखो ध्यान से जी सर, आपको यहां देखो 1 माइनस तो अपन को चाहिए ही है, ठीक है, आपको इसमें से और इसमें से पी ए डैश कॉमन लेना है और माइनस के साथ कॉमन लेना है, तो अपन ने 1 लिखा, ठीक है सर, माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों से, और पी ए डैश भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस कॉमन, पी ए डैश कॉमन, यहां प्लस का 1 बचा, यहां से माइनस कॉमन आया तो माइनस बचा, पी बी बचा, क्या बचा, पी बी, है ना, पी ए डैश तो कॉमन चला गया। लो भाई, अब जैसे ये ए है वैसे बी के साथ लिख दो भाई। अगर पी बी, बी का मतलब है किसी काम का होना और बी डैश का मतलब है उसी काम का ना होना, तो पी ए और सॉरी पी बी और पी बी डैश दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, 1 आएगा। तो 1 माइनस पी बी, अगर पी बी उधर गया तो पी बी डैश आ जाएगा। इसका मतलब सर क्या आया, ध्यान से सुनो, देयरफॉर पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, वी हैव 1 माइनस पी ए डैश, ठीक है, पी ए डैश, ये हो गया पी ए डैश, ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और यही बेटा हमें करना था क्या, प्रूफ। तो ये हमने प्रूफ कर दिया फाइनली। आई होप कि आपको अच्छे से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमने समझा दिया है, ठीक है। तो हमने लिखा भैया जी हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो भाई देखो जीशान सर यानी कि मैं समय लेता हूं, नो डाउट मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेता हूं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू दी बेस्ट, है ना। आप एक बार थोड़ा टाइम मेरे साथ इन्वेस्ट तो करो, इन्वेस्ट करो, जी हाँ, टाइम मेरे साथ रुको, मेरे जो है आप कह सकते हैं लेक्चर्स देखो, तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं यार, लेकिन आपको परफेक्टली सारी लाइन बाय लाइन चीज लिखकर समझाता हूं ताकि आपके पास जो दिमाग है उस दिमाग पर मेरा समझाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली घुस जाए। सेशन हो गया ओवर, इसके बाद हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6, है ना, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के क्वालिटी वाले लेक्चर्स, आपको सारे सब्जेक्ट्स बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस एंड कोर्स हम पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप चेकआउट कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जिस पर क्लास 6 से लेकर 12th तक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जा रही है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, इंस्टॉल आप कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 तक के पीडीएफ में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।